पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं समीना राना। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में 2020 का पहला सूरज ग्रहण जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण 2:34 तक जारी रहेगा। ग्रहण के दौरान सूरज को देखने से गुरेज करें। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने से बिनाई से भी महरूम हो सकते हैं। माहिरीन इमराज चश्म। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर। हुकूमत का बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए आज से फजाई हुदूद जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला। इक़दाम खास तौर पर समंदर पार पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की सहूलत के लिए किया गया है जो कोरोना वबा से बहुत मुतासिर हुए। वापस आने वालों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ तेजी से बुलंद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,951 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,76,617 तक जा पहुंची। मजीद 119 अफराद जान के बासी हार गए। मजमूई तौर पर 3,501 अमवात, 67,892 सेहतयाब। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर के 50 से जायद इलाके सील। लोगों को सिर्फ इंतहाई जरूरत के तहत घरों से बाहर आने की इजाजत। लॉकडाउन वाले इलाकों में स्प्रे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जखीरांदोजी के खिलाफ दफा 144 नाफिज। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 89,13,000 से तजावुज कर गई। 4,66,000 से जायद अमवात, 47,37,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका में मुतासर अफराद की तादाद 23,30,000 से ज्यादा हो गई। 1,22,000 के करीब जान की बाजी हार गए। लंदन के कस्बे रेडिंग के एक पार्क में चाकू बरदार शख्स के हमले से 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां दो की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने जाए वकुआ से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम का सिलसिला जारी। जिला कोलगाम में एक और नौजवान शहीद। 3 रोज के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 9 हो गई। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत। बीजेपी हुकूमत काबिज अफवाज की जानिब से इन हलाकतों की बराह रास्त जिम्मेदार है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल का फौरी नोटिस से तर्जुमान दफ्तर खारिजा। मुमताज आलिम दीन और जामिया बनूरिया के मुहतमिम मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वो आरसा कल्ब में मुब्तला थे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म इमरान खान का मुमताज आलिम दीन मुफ्ती नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल।
بہتر نتائج کے لیے آرمی کے ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال. آنے والے دنوں میں ایران اور عمان سے ٹڈی دل سے نئے حملے کا خدشہ ہے. تلفی کے لیے استعداد کار بڑھا رہے ہیں. وفاقی وزیر سید فخر امام کی میڈیا سے گفتگو. اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج والد سے محبت کے اظہار کا دن منایا جا رہا ہے. دن منانے کا مقصد خاندان کے لیے والد کی جذبہ خدمت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن. نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زوم 4G. الرحیم السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ امتیاز. میں ہوں آپ کے ساتھ مشل بخاری اور پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں امتیاز گلسا. ناظرین آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ان دنوں 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ خاصی زیر بحث ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور خاص طور پہ جو حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے رہنما مسلسل اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. اس میں مسلسل بات کرتے آ رہے ہیں اور اس میں یہ جو بحث ہے اس میں شدت تب آئی جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی جو ان کا حالیہ دورہ تھا سندھ کا کراچی کا وہاں پر انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کی اور پھر اس کا رد عمل ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی طرف سے بھی آیا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ شبلی فراز صاحب نے جب اپنا عہدہ سنبھالا تو پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کی بات کی. پھر اس سے پہلے اسد عمر صاحب بھی بات کرتے رہے اور اب وزیر اعظم صاحب کا بات کرنا ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمران خان صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو گفتگو ہے وہ میں آپ کو سناؤں ذرا تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. اپریل 2010 میں پاکستان کے آئین میں یہ جو 18ویں آئینی ترمیم ہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں قومی اسمبلی سے اس کو منظور کرایا گیا تھا اور تقریباً 105 آرٹیکل جو ہیں ان میں اس کے ذریعے رد و بدل کیا گیا تھا. اس میں جو سیدھا پوائنٹس ہیں جو اس کی شکیں ہیں وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ صدر مملکت کو جو حاصل تمام ایگزیکٹو اختیارات تھے وہ پارلیمنٹ کو منتقل کر دیے گئے تھے اس کے ذریعے. اس کے علاوہ صوبے سرحد کا نام جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے طور پہ تبدیل کر دیا گیا تھا. اور جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صحت تعلیم اور امن و امان جیسے جو انتہائی اہم شعبے ہیں ان کا اختیار پوری طرح سے صوبوں کو منتقل کر دیا گیا تھا وفاق سے لے کر. اور اس کے علاوہ نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے اس کی تشکیل نو کی گئی تھی. پارلیمنٹ میں جو سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں ان کے اختیارات بڑھا دیے گئے تھے. بہت سے لوگ اب اس کی مخالفت میں جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے اس کو شامل کیا گیا تھا آئین کے اندر. بہرحال اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی اپنے حالیہ دورہ کراچی میں جو بات کی ہے وہ کیا ہے سنیے. ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک انوملی ہے. صوبوں کو چلا جاتا ہے 65%. تو شروع ہی ہوتا ہے فیڈریشن 700 ارب روپے کے خسارے سے. تو سارا جو فیڈرل بجٹ پر بنتا ہے وہ سارے قرضے لے کے بنتا ہے. یہ بالکل ایک انفیزبل ہے. یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا. جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب بھی 18th امینڈمنٹ انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے.
जो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कुछ इस तरह से है कि ये मुल्क भर में एक पॉलिसी रखने में सबसे बड़ी रुकावट है 18वीं आईनी तरमीम। इसके रद्द अमल में, खान साहब की इस बात की रद्द अमल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या बात की है, जरा वो भी सुनिए। अगर NFCA वॉर्ड पे, अगर 18th अमेंडमेंट पे, अगर जमहूरियत पे, अगर टारगेट किलिंग्स पे इस वक्त इस मुल्क के अवाम बाहर निकलते हैं, अगर उनका मुआशी सूरत हाल पे, इन्फ्लेशन पे, जिस तरीके से उनका पैसा दूसरी जगह जा रहे हैं, इस वक्त दूसरा जगह खर्च हो रहे हैं, मगर उनका सेहत और जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने में खर्च नहीं हो रहा, उनको आपका सोशल जो बेसिक इकोनॉमिक राइट्स है उसको दिलवाने में नहीं खर्च हो रहा। अगर इन चीजों पे हम बाहर निकलते हैं इस वक्त तो कोई नहीं संभाल सकेगा। इस वक्त नाज़रीन गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान हैं, टैक्स उमूर की माहिर हैं और राइटर भी हैं हुज़ैमा बुखारी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया हुज़ैमा साहिबा आपके वक्त के लिए। एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ज़ाहिर लिखती भी रहती हैं इस तरह के तमाम मामलात के ऊपर, बड़ी गहरी नज़र है आपकी। ये जो वक्तन फवक्तन 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बहस शुरू हो जाती है और आजकल तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा ये मौजू जो है ये ज़ेर बहस है, आखिर क्या वजह है कि ये हर कुछ अरसे के बाद ये मुकालमा जो है सियासतदानों के दरमियान शुरू हो जाता है? देखिए 18वीं तरमीम कोई ऐसी बुरी चीज नहीं थी, बल्कि इसने जमहूरियत को और मजबूत किया है पाकिस्तान में। जी बात असल में ये है कि हम लोग अभी तक उस माइंडसेट से नहीं निकले हैं कि जिसमें ये है कि हमारी जो टैक्स स्ट्रक्चर है वही असल में नाकिस है, कि हम लोगों ने कभी भी, यानी वफाक ट्रुथ का काम है कि वो टैक्स इकट्ठा करे और सूबों को फिर तकसीम करे। तो अगर आपका केक का साइज ही छोटा होगा तो फिर सूबों को क्या मिलेगा? NFC के जरिए हम सूबों को 59.5% के 57.5% जो है वो तकसीम करते हैं रेवेन्यू। तो अब अगर हम इतना इकट्ठा ही ना कर पाए तो फिर ना सूबों की कोई हैसियत बरकरार रख सकते, ना ही वफाक की। तो ये इतनी बुरी चीज नहीं है जिसके बारे में ऑपोजिशन इतना शोर मचा रही है, या ऑपोजिशन ये कह रही है कि जी आप ये 18वीं तरमीम की बात ना करें। बात असल में दोनों वफाक को और सूबों को मिल बैठकर स्टडी करने की जरूरत है। आपकी जो CCI की जो मीटिंग्स हैं वो नहीं हो रही, उनके जरिए आप एक दूसरे के मुश्किलात का सामना जो भी हो रहा है वो आप उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन जब आप मीटिंग ही नहीं करेंगे, आप वफाक और सूबे मिलकर बैठ के कोई गुफ्तगू शनीद ही नहीं करेंगे तो फिर किसका आगे चलेगा मामला? तो सारा जो हमारे नजदीक जो सबसे बड़ा मसला है वो 18वीं तरमीम नहीं है, बल्कि जो आपका जो टैक्स का निजाम है उसकी दुरुस्तगी की जरूरत है। जी हुज़ैमा इम्तियाज साहब भी हमारे साथ हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कुछ। जी इम्तियाज साहब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी बुनियादी एक सवाल बार बार यही उठता है कि 10 बरस हो गए हैं तकरीबन, अप्रैल 2010 में 18वीं तरमीम आई थी और उस वक्त काफी शोर मचा था कि बड़ा जबरदस्त काम हो गया है, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि जैसे वफाक को उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, जिसका जिक्र वजीर आजम भी करते हैं। तो हुज़ैमा साहब आप ये बता सकती हैं कि ये 10 बरसों में वफाक को और सूबों को क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? देखिए जैसे मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये 18वीं तरमीम जमहूरियत को मजबूत करने का एक तरीका था। पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तकरीबन थी जिसके अंदर सदर के पास लामतनाही इख्तियारात थे और बारहा आपने देखा कि असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती थी और यानी हर वक्त एक सियासी किस्म का मेहम क्रिएट हुआ जाता था। 18वीं तरमीम के बाद ये है कि कम अज कम सूबाई खुद मुख्तारी सब अमल में आई है। अब सूबों का कसूर ये है कि उन्होंने अभी तक लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है वो उसका निफाज नहीं किया, यानी कि जरूरी था कि जो भी आपके अख्तियारात हैं वो लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचाए जाते, जिसके अंदर सियासी, तंजीमी और ये फिस्कल जो पावर्स थी वो लोकल गवर्नमेंट को फराहम की जाती। अच्छा, अब अगर ये नहीं हुआ तो इसमें 18वीं तरमीम का कसूर नहीं है, इसमें वही वफाक और सूबों की मुश्तरका लाहे अमल का कसूर है। अब
अगर वफाक ये समझती है कि वो पूरी तरह टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रही, तो जरूरी तो नहीं है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला रेवेन्यू है सॉरी टू कट यू है, जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ है ना, जो इस वक्त खान साहब ने भी जो बात की है, इससे पहले जो पीटीआई के रहनुमा मुसलसल जो पॉइंट रेज कर रहे हैं खासतौर पे पैंडेमिक के दौर में या इसके तनाजुर में, वो ये है कि मुल्क भर में एक जो पॉलिसी है, पॉलिसी गाइडलाइन, वो जारी नहीं हो पा रही है, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो 18वीं तरमीम है। क्योंकि आप देखें कि सूबे जो है वो, जैसे खास तौर पर सिंध का सूबा है या सूबाई गवर्नमेंट है, वो कुछ और डिसीजन लेती है, वफाक कुछ और डिसीजन लेना चाहता है। तो क्या आप नहीं समझती कि ये पॉइंट जो है इस पे तो किसी हद तक जो कहा जा रहा है वो आप उससे इख्तिलाफ करेंगी, या आप समझती हैं कि ये तो कोई पॉइंट है ही नहीं। देखिए जी, अगर उनको, मैं आपसे अर्ज किया ना कि अगर वो लोग मिल बैठ के कोई फैसला करें तो ज्यादा बेहतर है, और ये तो कोई बात नहीं है कि जी वफाक कोई फैसला कर रहा है और सूबा कोई फैसला कर रहा है। अब एक मिसाल मैं देती हूँ आपको कि अगर आप अपने घर में हैं तो आप घर का कंट्रोल खुद ही संभालेंगे ना, कोई आप अड़ोसी पड़ोसी को बुला के तो नहीं कहेंगे कि मेरे घर का कंट्रोल संभालो। अब अगर सूबा जो है वो खुद ही अपना कोई फर्म डिसीजन नहीं ले रहा, तो इसमें वफाक की क्या गलती है? अगर वफाक कोई फैसला कर रहा है तो वो पूरे लोगों के लिए नहीं कर रहा, वो तो एक यानी कि एक कोई पॉलिसी दे सकता है ना, बाकी असल काम तो नीचे के लेवल पर होना है। अगर देखें, यही मैं आपसे अर्ज की कि अगर ये लोकल गवर्नमेंट के पास ये सारे इख्तियारात होते, उनके पास पावर्स होती, तो वो हर मोहल्ले गली के अंदर अपने आप को ये कंट्रोल कर रहे होते। अगर लॉकडाउन की जरूरत होती तो वो गली मोहल्ले में हो रहे होते। अब ये तो नहीं कि इस्लामाबाद में बैठकर आप लोरेलाई की लॉकडाउन के बारे में बात करें। लोरेलाई का बंदा खुद ही अपना ये लॉकडाउन के बारे में फैसला कर सकता है सही तरीके से। तो ये थोड़ी सी मुश्किलात इसी वजह से है कि इनकी आपस में हम आहंगी नहीं है, जबकि वफाक का काम है कि पूरे यानी मुल्क को लेकर चले, और सूबों का काम है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैमा बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। जो बात मैं इम्तियाज साहब समझी हूँ वो ये कह रही हैं कि ये बेसिकली गवर्नेंस का या एक तरह से मिसमैनेजमेंट का मसला है। इसमें 18वीं तरमीम का कसूर इतना नहीं है। जो पीटीआई के रहनुमा जो बात कर रहे हैं, खान साहब जो बात कर रहे हैं, वो ये कह रही है कि अगर लोकल गवर्नमेंट होती तो फिर तो इख्तियारात और भी निचली सतह पर चले जाते, फिर वो अपने तौर पर जो है मामलात को तय करते। अभी सूबों के पास इख्तियार तो सूबे कर रहे हैं। इम्तियाज साहब, आपका इस पर क्या नैरेटिव है या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए मिशेल, मुझे ये लगता है कि 18वीं तरमीम भी कोई एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हमारे सियासतदान इस वक्त लगे हुए हैं। अब 18वीं तरमीम पे अगर आप गौर करें और इस वक्त जो बहस चल रही है, तो इसके दो पहलू हैं। एक है इसके हामी अफराद, मतलब इस वक्त ज्यादातर जो अपोजिशन जमाते हैं, और वो ऐसी शद्दोमत के साथ इसकी हिमायत कर रहे हैं, उसको ना छेड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मजहबी हल्के आईन के आर्टिकल 295 बी और सी के बारे में कहते हैं, जो कि तौहीन रिसालत का कानून है। उनका ये कहना है कि इसको किसी सूरत नहीं छेड़ा जा सकता। यही मौक़िफ़ हमारे अक्सर सियासतदानों ने इस वक्त इख्तियार कर रखा है। दूसरा हल्का वो है जो जिसमें वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। उनका ये कहना है कि 18वीं तरमीम के बायस मरकज गरीब हो गया है, और उसमें क्योंकि वफाक की जिम्मेदारियां बहुत हैं, बहुत सारे उमूर हैं जिसके लिए पेमेंट्स जो हैं वफाक को करनी पड़ती हैं, लिहाजा इस पे नजरसानी करनी चाहिए। अब जब से नजरसानी का लफ्ज आया है तो उसकी तशरीह अक्सर सियासतदान इस तरह करते हैं कि शायद हुकूमत इसको खत्म करना चाहती है। आप कितने अक्सर बड़े सियासतदानों के बयानात उठा के देख लें तो बार बार उनका ये होता है कि हम 18वीं तरमीम को खत्म नहीं होने देंगे। हालांकि अगर बरतानिया को आप देखें, अमेरिका को देखें, तो इस नौयत के अक्सर इकदामात या कानून साजी वो हर 10-20 साल के बाद उस पर नजरसानी होती है, क्योंकि इंसानों ने कानून बनाए हुए हैं और वो कोई हरफ आखिर नहीं होता है। अब इसकी मुखालफत और हिमायत में कुछ बुनियादी मसाइल हैं जो गुम होकर रह जाते हैं। वो एक बड़ा मसला है कि जो हमारी FBR यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यूज, उसकी नाअहली और करप्शन। और दूसरा पहलू है कि हमारी हुकूमत अखराजात कैसे करती है, जो उसको आमदनी हासिल होती है
وہ کس طرح خرچ ہوتی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں میں 15 جون کو وفاقی وزیر اعظم سواتی نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے ایک بڑا دھماکہ خیز بیان دیا اور وہ یہ تھا کہ ایف بی آر کی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے پاکستان کو معیشت کو ہر سال 1000 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اکثر ایف بی آر کے حکام اس میں انسپیکٹر بھی شامل ہیں افسران بھی شامل ہیں وہ ملی بھگت کس کے ساتھ بزنسز کے ساتھ صنعتکاروں کے ساتھ اس کے ذریعے قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کی وجہ سے 1000 ارب سے زیادہ پاکستان کے وسائل چند جیبوں میں چلے جاتے ہیں. اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت جب وفاق صوبوں میں ان کے وسائل تقسیم کر دیتا ہے یعنی 57% رقم ادھر چلی جاتی ہے تو اس کے بعد وفاق کے پاس 700 ارب روپے کا خسارہ بھی رہ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس پہ پریشر بڑھ جاتا ہے کہ اس کو 700 ارب روپے تو لازمی کمانے ہی کمانے. اس کا مطلب ہے کہ قرضے لینے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وفاق کو پانی بجلی خاص طور پہ بجلی گیس جو ایل پی جی وغیرہ ہے اور بیرونی قرضوں کی واپسی کے لیے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے. جیسے آپ اس سال بھی یعنی گزشتہ جو مالی سال تھا ہماری ڈیٹ سروسنگ کوئی 15 ارب ڈالر کی تھی. اب وہ 15 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ تو اسی طرح جو بڑی کارپوریشنز ہیں پاکستان کی وہاں سے بھی 500-600 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے خسارہ ہوتا ہے حکومت کو اور وہ وفاقی حکومت کو بھرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں اس پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ایک طرف ایف بی آر کی کرپشن اور نااہلی ہے دوسری طرف قوانین و ضوابط کا وہ گورکھ دھندا ہے جو ایف بی آر نے بن رکھا ہے ملک میں ایک ایسا ٹیکسیشن نظام بنانے کے لیے کہ جو ماڈل ناکام ہو چکا ہے. یعنی وہی ماڈل ہے ہم 70 سال سے فالو کر رہے ہیں اسی ماڈل کے تحت کبھی ادھر ٹیکس کبھی ادھر ٹیکس ایسے ٹیکس لگاتے ہیں کہ یہاں سے انڈسٹری بھاگ کے چلی جاتی ہے. اب یہ اس کا ایک پہلو ہے یعنی حکومت کے پاس اخراجات جو آمدنی کے ذرائع ہیں محدود ہیں وہ بڑھ نہیں رہے ہیں ضروریات کے مطابق. اب دوسرا بڑا پہلو جس کو تمام لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور جس کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا وہ ہے کہ حکومت کے پاس جو وسائل ہیں چاہے وہ صوبائی حکومت ہے چاہے وہ مرکزی حکومت ہے وہ وسائل خرچ کیسے کرتی ہے. یعنی آپ کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو وہ خرچ کیسے ہوں گے. وہ ہوتا ہے پبلک پروکیورمنٹ نظام ہے ہمارا جس کو پیپرا بھی کہتے ہیں. لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پیپرا کے قوانین آج سے 100 سال پہلے بنیادی قوانین بنے تھے انہی قوانین کو ادھر ادھر کر کے ہم نے بنا دیے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں اگر آپ کو ایک کپ 100 روپے کا ملتا ہے کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ کے لیے جب آپ وہ کپ حاصل کریں گے تو وہ کم از کم آپ کو 250 روپے کا پڑے گا. تو یعنی آپ امیجن کریں کہ اگر حکومت کے پاس 10,000 ارب روپے بھی آ جاتے ہیں تو اس میں سے 5,000 ارب روپے اس فرسودہ پروکیورمنٹ نظام کی نظر ہو جاتے ہیں. لہذا سب سے بڑی ضرورت اس وقت پاکستان کو ہے وہ پروکیورمنٹ نظام میں تبدیلی جو کہ ابھی تک وزیر اعظم نہیں کر پا رہے ہیں جس کے حق میں کوئی پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں کیونکہ یہ وہ پیسے ہیں جو اسکیموں کے ذریعے جاتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے ذریعے ایم این ایز ایم پی ایز اور سرکاری حکام ملا کے اس میں سے پھر اپنا اپنا حصہ اٹھا لیتے ہیں. یعنی یہ صرف 18ویں ترمیم کو ہی تمام تر الزام دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی. اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم میں جلد بازی میں شامل کیے گئے چند نکات جو ہے ان کا جائزہ لینا ضروری ہے. تو اگر تمام سیاسی جماعتیں اس پر مل بیٹھیں اور جائزہ لینے میں یا ان میں کچھ تبدیلی کرنے میں اگر متفقہ طور پہ ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ناظرین ایک بریک لینا ہے مجھے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے آج کل افغانستان کے حوالے سے جو سفارتی سطح پر خاصی سرگرمی نظر آ رہی ہے اس پر. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ
वेलकम बैक। नाज़रीन, आजकल अफगानिस्तान के हवाले से सफारती सतह पर खासी सरगर्मी जो है वो नजर आ रही है। मुज़ाकरात भी शुरू होने जा रहे हैं। अफगानिस्तान हुकूमत ने तालिबान के कुछ मजीद कैदी जो हैं वो भी रिहा करने का इंदिया दिया है, हुक्म दिया। और पाकिस्तान भी सफारती कोशिशें जो है वो कर रहा है कि तालिबान को अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर आमादा किया जाए। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं मोहम्मद सादिक साहब, उन्होंने अभी दोहा का दौरा भी किया है। वहां पर तालिबान से बातचीत करके जो है वो आए हैं वापस। इससे पहले हमने देखा कि आर्मी चीफ ने भी दौरा किया अफगानिस्तान का। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त इम्तियाज साहब ये बताएगा कि ये जो हमें जो एक्टिविटी नजर आ रही है, सफारती सतह पर थोड़ी सी सरगर्मी नजर आ रही है, क्या पिक्चर बनती हुई आपको दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में? देखिए, ऐसा लगता है कि बहुत तवील अरसे के बाद, 40 साल के बाद अफगानिस्तान में शायद कुछ उम्मीद पैदा हुई है हालात की बेहतरी की। और उसकी बुनियादी वजह दो हैं। एक 29 फरवरी को तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक अमन मुआहदा हुआ था, और उस मुआहदे में जो मैं समझूंगा कलीदी किरदार अदा किया था वो पाकिस्तान का था कि किस तरह मुसलसल राब्तों के जरिए, प्रेशर के जरिए और मिन्नत समाजत के जरिए तालिबान को राजी किया गया अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पे, और इस अमर पे के बिल आखिर अफगान तनाज़े का हल होना है मुज़ाकरात के जरिए। अब उसी की सबब अफगान तालिबान ने थोड़ी सी फिर लचक दिखाई और इस बात पे आमादा हुए कि वो अफगान हुकूमत के साथ बिल वास्ता तौर पे मुज़ाकरात करेंगे। अब उसी के तसलसल में अफगान हुकूमत ने बाकायदा पीस एंड रिकन्सिलिएशन यानी मुसालिहत के लिए डॉक्टर अब्दुल्ला को सरबराह मुकर्रर कर दिया है, जो कि आधी हुकूमत के शराकतदार भी हैं, लेकिन अमन मुआहदा या अमन मुज़ाकरात जो हैं वो डॉक्टर अब्दुल्ला के जरिए होंगे, और तालिबान को उन पे एतराज भी नहीं है। और इस वक्त काफी दरपर्दा कोशिशें हो रही हैं। तालिबान का मुतालबा है कि 5000 कैदी जब तक उनके रिहा नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं शुरू होंगे, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात। और इस सिलसिले में कोई 3-3.5 हजार तालिबान के कैदी रिहा हो चुके हैं, अगले 1-2 रोज में मजीद हो जाएंगे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। और इसके साथ साथ तालिबान ने एक और अच्छा काम किया। चंद दिन पहले उन्होंने एक ऐलान किया, बल्कि वीडियो शेयर की मीडिया के साथ 2 अफराद की, और कहा कि ये इनका ताल्लुक दाइश से है और ये अमेरिका के खुसूसी एलसी ज़ल्मे खलीलजाद को कत्ल करना चाहते थे। इन्होंने मंसूबा बनाया हुआ था और उन्होंने इत्तेफाकन ये तालिबान के हाथ आ गए हैं। ये मालूमात उन्होंने तालिबान अमरीकी एलची को भी बता दी थी, और इससे ये लगता है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान एतमाद काफी हद तक बहाल हो चुका है। और इसी की सबब पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पे जो साबिक सफीर हैं हमारे मोहम्मद सादिक खान, जो 6 साल तक अफगानिस्तान में सफारत के फराइज अंजाम दिए जिन्होंने, और बाद में नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में आ गए थे, तो उनकी दोबारा तैनाती जो हुई है बतौर खुसूसी एलची बराए अफगान उमूर, तो ये एक इंतहाई खुशाइन बात थी, क्योंकि सादिक खान साहब बिल्कुल तमाम उमूर पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तमाम अफगान धड़ों के साथ उनके अच्छे रवाबित हैं, गैर मुतनाज़े हैं, सब लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो एक बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बहुत जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, और एक तरफ सादिक खान साहब को खुसूसी एलची के तौर पे उन्होंने मुकर्रर किया गया है। अब उसका आप नतीजा देखें कि हम बहुत अरसे से मुतालबा कर रहे थे कि अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात और अफगान प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, अमन प्रोसेस को, हमें एक फोकल पर्सन चाहिए। जिस तरह अमेरिका ने कभी रिचर्ड हॉलब्रूक को मुकर्रर किया था अफगानिस्तान के उमूर के लिए, इसी तरह हमारी एक ख्वाहिश थी, मुतालबा था कि पाकिस्तान भी यही काम करे, और सादिक साहब की सूरत में वो रिचर्ड हॉलब्रूक अभी सामने आए हैं। अब उन्होंने ये किया है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान गैर मामूली सरगर्मी दिखाई है, और उसका सबसे बड़ा जो पहला उसका नतीजा बरामद हुआ, और उसके लिए हम ज़राए इब्लाग ने
اور جو ہمارے تاجر برادری ہے سب نے مل کے بڑی کوشش کی، اور وہ یہ تھی کہ جی جو تھوڑا سا کھچاؤ آیا تھا تعلقات میں، چاہے وہ افغان حکومت ہو یا عوامی سطح پر، کیا اس ایکٹیویٹی سے جو اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اب اس میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیے، ایک تو پہلے سے بہت کافی سارے افغان ہم سے رنجیدہ تھے، خوش نہیں تھے ہمارے طالبان کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے. پھر گزشتہ چند برسوں میں جس طرح FBR اور کسٹم حکام کے ذریعے افغانستان کی ٹرانزٹ کارگو جو کراچی کے راستے آتی ہے اس کے ساتھ ایک بدسلوکی کی گئی، میں کہوں گا. ہر دوسرے تیسرے دن نئے قوانین یا ضوابط متعارف کرائے جاتے تھے، جس کے ذریعے افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ جو کراچی کے راستے 50% سے بھی کم ہو چکی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 15-16 مارچ کو وزیر اعظم نے جب لاک ڈاؤن کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی اس میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ ملک کے اندر اسمگلنگ پہ بھی پابندی ہونی چاہیے، بڑی روک تھام ہونی چاہیے. تو ہمارے ماشاءاللہ جو بابو ہیں کسٹمز کے FBR میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہماری کچھ اور ایجنسیوں کے لوگ بھی شامل ہوں گے. اندازہ کیجیے کہ جو ٹرک سامان لے کے سیالکوٹ سے کراچی سے پہلے سے چلے ہوئے تھے، ابھی تورخم یا چمن نہیں پہنچے تھے، ان ٹرکوں کو بھی بارڈر کی طرف روک دیا گیا. اسی طرح اس طرف سے جو ٹرک آ رہے تھے سامان لے کے ان کو ادھر روک دیا گیا. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ صرف کراچی پورٹ پہ اس وقت کچھ 7,000 کے قریب کنٹینر افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے پھنسے ہوئے ہیں. اب بڑی اچھی بات ہے جب سے کہ پرسوں ہی ایک فیصلہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہ آئندہ پرسوں سے یعنی 22 جون سے چمن، تورخم اور غلام خان بارڈر ہفتے کے 6 دن 24 گھنٹے کھلا رہے گا. اور یہ وہ بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ صادق خان صاحب کے ذریعے ابھی حاصل کی گئی ہے. اور میں یقین کیجئے کہ بہت سارے تاجر ہیں جو براہ راست ٹرانزٹ ٹریڈ میں بھی انوالوڈ ہیں اور یہاں سے افغانستان کو بھی مال بھجواتے ہیں. سب اتنے خوش ہوئے اس لیے کہ FBR والوں نے بھرپور کوشش کی کہ ہر روز نئے ضابطے لا کے اس کاروبار کو روکا جائے اور اس کے ذریعے اپنے پیسے بنائیں. تو بڑے نالاں تھے افغان تاجر، پاکستانی تاجر، اس سے پاکستانی صنعت بھی بڑی متاثر ہوئی، پاکستانی برآمدات بھی بہت متاثر ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے جب افغان تاجر یہاں پہ متاثر ہوگا ہماری پالیسی کی وجہ سے، وہ جب جا کے اپنے ٹیلی ویژن پہ اپنے اخبارات کو، میڈیا کو باتیں سناتے ہیں تو اس کے ذریعے پاکستان کے بارے میں منفی تاثر مزید تقویت پکڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اشارے آ رہے ہیں وائبس جس کو کہتے ہیں، وہ یہ کہ ایک طرف تو افغان مذاکراتی عمل امید ہے آگے بڑھے گا، دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے تعلقات شاید مزید بہتر ہوں. اور اس کے لیے ہم بہت عرصے سے یہ کہتے رہے کہ آپ سیاست کو ایک طرف رکھیں اور کاروبار کو دوسری طرف رکھیں. اور اب خوشی کی بات بلکہ یہ ہے کہ ہفتے کا ایک دن جو ہے وہ افغان عوام کو، مریضوں کو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو، ان کو بھی آنے جانے دیا جائے گا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کی جو کم از کم 70% ضروریات وہ پاکستان کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، لیکن ہماری بیوروکریسی نے ہمیشہ اس تمام معاملے کو صرف سیکیورٹی کی اینک سے دیکھا ہے، اقتصادی نظر سے نہیں. جی اچھا، اس میں کچھ اعتراضات جو ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے بھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے جب آمد و رفت جو ہے وہ ہوگی تو خدا نخواستہ زیادہ کئی وائرس جو ہے وہ پھیلے نہیں. تو یہ کیا اعتراض آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اٹھایا جانا چاہیے یا صرف تنقید برائے تنقید کے لیے اٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، تنقید کسی حد تک بجا ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں بھی تو یہ پھیل رہا ہے. اس کے لیے اگر آپ اچھے اقدامات کر لیتے ہیں بارڈر پہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس رفتار سے وہ ٹرانسمیشن نہ ہو. اس میں دیکھیں مشل بہت سارے مسائل ہماری اپنی مینجمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے FBR نے بہت ساری قدغنیں لگائیں ہماری افغانستان کو برآمدات پہ اور ٹرانزٹ ٹریڈ پہ، یہ کہہ کے کہ اسمگلنگ ہوتی ہے، کنٹینرز افغانستان نہیں آتے، واپس آ جاتے ہیں. اس کے لیے دونوں حکومتوں کی رضامندی سے باقاعدہ کنٹینرز کی انشورنس کا بھی بندوبست کیا گیا کہ ہر کنٹینر کی انشورنس ہوگی، اور اگر وہ واپس نہ آیا یا اس
अफगानिस्तान की तरफ जाते हुए गायब हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसके बराबर के जो भी वाजिबात बनते हैं टैक्सों की सूरत में वो हुकूमत पाकिस्तान को अदा करेगी। लेकिन यकीन कीजिए, चूंकि हम पहले भी सेगमेंट में FBR की बात कर रहे थे, अब फिर वो FBR की बात आ जाती है कि चंद हजार बाबू अपने मुनाफे के लिए मुल्क का मुनाफा नहीं सोचते हैं, बल्कि ऐसी रुकावटी पॉलिसी, ऐसा माइंडसेट है कि उसके जरिए हमारी महसूलाती आमदनी नहीं बढ़ी, हमारी इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं बढ़ी। और डॉक्टर इकरामुल हक साहब हैं, जैसे और बहुत सारे लोग हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप इस मुल्क में टैक्सेशन का निज़ाम आसान बनाएं, जनरल सेल्स टैक्स को 4-5% पे लेके आए 17% से, और जो इनकम टैक्स है उसको 3% पे लेके आए। इसी तरह जो कवानीन और ज़वाबित हमारी इम्पोर्ट्स पे हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स में अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान के जो ट्रांजिट ट्रेड है उसके ऊपर आपने जितनी कदगनें लगाई हुई हैं, इसको खुदारा आसान बनाइए। और अगर आप आसान बना लेते हैं इस पूरे हमारे महसूलाती निज़ाम को, उसके जरिए न सिर्फ हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और उनकी तिजारत बेहतर होगी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर टैक्सों के जरिए आमदनी, मैं कहता हूं कि 10,000 क्या हो सकता है 15,000 अरब तक पहुंच जाए। ये जो सिसक के FBR अपनी आमदनी इकट्ठी करता है, कभी हम 4,000 अरब का टारगेट रखते हैं, कभी 5,000 का, वो भी पूरा नहीं होता। और तो इसका सबसे आसान हल दुनिया भर में देखा गया है कि आप आइंदा के लिए राह हमवार करें, गुजरे हुए कल को भूले, किसी से पूछगछ न करें, उन्हें कहें कि आने वाले कल के बारे में आप जरूर हम आपसे पूछेंगे। ये नया आसान निज़ाम है, ऑटोमेशन है, टैक्समैन के साथ हमारा कम से कम ताल्लुक है। और आप जाएं, ऑनलाइन जाएं, इंडिया में भी ई पोर्टल जो है अभी अनाउंस हुआ, शुरू हो गया है कि आप वहां पे जाएं, अपने टैक्स गोशवारा वहीं पे जमा कराएं और आपसे माजी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो जब तक ये खौफ नहीं हटाएंगे ताजरों के, सनतकारों के डर से कि कोई आपसे गुजरे हुए कल के बारे में पूछेगा, जब तक ऑटोमेशन नहीं होगी, जब तक सूबों और हमारे विफाक के दरमियान टैक्सेशन की मंतकी एक लॉजिकल तकसीम नहीं होगी, और जब तक हम हमारी हुक्काम बाला, खासतौर पे हमारे FBR वाले तिजारत को, अफगानिस्तान के साथ तिजारत को, दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत को इक्तिसादी नुक्ते नज़र से नहीं देखेंगे, और इस नज़र से नहीं देखेंगे कि इक्तिसादी कनेक्टिविटी होगी तो उससे पाकिस्तान का इमेज मजीद बेहतर होगा, सिक्योरिटी के ऐनक से इस मुल्क के महसूलात में कभी इजाफा नहीं होगा। मईशत को प्रायोरिटी जो है वो देनी पड़ेगी ताकि मामला, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत का है पाकिस्तान को, बल्कि क्या इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से जो सूरत हाल है वो खासी खराब है। और एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान में तो देखते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ी इल्जाम तराशी अपोजिशन की तरफ से भी की जाती है, बड़ी तनकीद की जाती है कोविड-19 से निमटने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया में और खास तौर पर बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में क्या सूरत हाल है और वहां पर किस तरह से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, या हुकूमत कितनी कंफ्यूज है लॉकडाउन करने में या ईज आउट करने में, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। अदरक में सांस की नालियों के इन्फेक्शन के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त पैदा करने के लिए खुसूसियात मौजूद होती हैं। इसमें पाई जाने वाली जिंजरोल की बेशुमार मिक़दार निज़ाम हज़म को ठीक रखती है। लहसुन का इस्तेमाल भी जिस्म में कुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है। ग़िज़ा में इसका इस्तेमाल न सिर्फ नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि शरियानों को भी कुशादा करने में अहम किरदार अदा करता है। कुरक्यूमिन हल्दी का बुनियादी जुज़ है। इसमें वर्म कुछ खुसूसियात होती हैं और ये जोड़ों और पट्ठों के अमराज में मुफीद है।
नाज़रीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बरतानिया से कोरोना वायरस के मुकम्मल खात्मे तक जो लॉकडाउन उठाने की के बारे में जिस तरह से बयानात आ रहे थे या हुकूमत उठाना चाह रही थी लॉकडाउन, उसकी मुखालफत की है और इंग्लैंड को मुहताज रहने की हिदायत की है। ये भी कहा है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मजीद फाल बनाया जाए और हर तरह के हालात के लिए बरतानिया तैयार रहे। और ये बयान तब आया जब हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन को खत्म करके मामूलात जिंदगी को ग्रेजुअली जो है वो बहाल किया जा रहा था और मार्केट्स और बाजार भी हमने देखा कि वो खोले जा रहे हैं। इसमें हुकूमत और माहिरीन सेहत के दरमियान बरतानिया के अंदर एक खिंचाव जो है और तनाव जो है वो भी हमें सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे और इसमें हमें ज्वाइन किया है इस वक्त लंदन से ताहा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुसन्निफ भी हैं और एक थिंक टैंक के सरबराह भी हैं। बहुत शुक्रिया ताहा कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। ताहा साहब, एक तो पाकिस्तान में आपने भी देखा होगा, जाहिर है कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो हमेशा कनेक्टेड होते हैं पाकिस्तान के साथ और यहाँ की खबरें और यहाँ की जो मालूमात हैं वो उन तक पहुँचती रहती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हुकूमत के जो इक़दामात हैं उसके हवाले से उन पर तनकीद भी होती है, मिसमैनेजमेंट के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, खासतौर पर अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम तराशी जो है वो मुसलसल की जा रही है। लेकिन बरतानिया के अंदर भी मामलात जो हैं वो इतने आइडियल नहीं है, हालांकि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है। आपसे मैं जानना ये चाहूंगी कि मार्च से लेकर अब तक किस तरीके से मरहलावार वहां पर मामलात तय पाए हैं और इस पर लोगों का रद्द अमल क्या है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। अभी असल में ये बहुत ही एक गंभीर मसला है। आप अगर गार्डियन की रिपोर्ट को देखें ना जी, तो ये साफ नजर आ रहा है कि हमारे अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार, जो कि यहाँ सिर्फ हुकूमत ही होती है, वो पाकिस्तान की तरह इख्तियार और इक़्तिदार डिफरेंट लोगों के पास नहीं होता। तो यहाँ देखा ये जा रहा है कि हुकूमत के जो वज़रा थे वो झूठ बोल रहे थे। तकरीबन 4 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक तकरीबन पूरा महीना तादाद अगर 1000 से ऊपर थी अमवात की, तो ये उसको कम करके बताते रहे। अब ये जब हुकूमत के अफराद इस तरीके से नाइंसाफी करेंगे अवाम और हुकूमती इदारों के साथ, तो जो मेंटल प्रिपरेशन है, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है लोगों की, वो किस तरह हो सकेगी। एक तो ये बहुत अहम नुकता है कि हुकूमत ने लोगों को मिसगाइड किया है, जिसकी अब ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि अब अदाद शुमार जो हकीकी हैं वो सामने आ गए हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हुकूमत उन अदाद शुमार को शामिल नहीं कर रही थी जो ओल्ड पीपल होम थे या केयर होम थे। उन लोगों को मेन अदाद शुमार जो अमवात के थे उनमें शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन उसको शामिल करने के बावजूद जो नंबर था वो सही नहीं दिया जा रहा। एक तो हमें इस तरफ थोड़ा सा ये बताइए अगर आप क्यों यहाँ पर साबित नहीं आई है जी। तो हाँ साहब, ये बताइएगा कि जो इसके बावजूद जो मैनेजमेंट हुई है इस तमाम मामले की, जिसमें मैनेजमेंट ने सिर्फ हुकूमत के पैरामेडिक्स का काम नहीं है, बल्कि ये कि सप्लाईज यानी जितना प्रोटेक्टिव गियर था, इक्विपमेंट, दवाइयाँ, वो कैसे, उसकी क्या सूरत हाल थी, और मुख्तलिफ जो आपकी यूनिट्स हैं विद इन द यूनाइटेड किंगडम, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कैसी रही? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है कि जिस तरह पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उनमें अगर एक वफाकी सतह पर एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं होगी इस पैंडेमिक को हल करने की, तो मामला बिगड़ता जाएगा। इसी तरह यहाँ हमारे भी 4 ममालिक हैं। आप अगर इंग्लैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को देखें तो उनकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट थी इंग्लैंड से, और गोया कि मैं ये समझ रहा हूँ कि लंदन जो है वो कंट्रोल उसने खो दिया। पैंडेमिक में लंदन का कंट्रोल नहीं था। ये जो दूसरे जो हमारे 3 ममालिक थे वो अपने तौर पर पॉलिसीज बनाकर अपने तौर पर उसको एक्शन में ला रहे थे चीजें। जहां तक SOPs का ताल्लुक है या जो प्रोटेक्टिव गियर्स का ताल्लुक है, जैसे आप कह रहे हैं, तो इसमें भी हुकूमत ने, क्योंकि अदाद शुमार ही इनके पास सही नहीं थे, या तो यह इनके पास अदाद शुमार सही नहीं थे, या यह कि जानबूझकर इन्होंने अवाम को और हुकूमती इदारों को बहकाया कि ये अदाद शुमार जानबूझकर सही नहीं दिए। जब अदाद शुमार सही नहीं होंगे तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में ही उन्होंने वो जितने भी हमारा प्रोटेक्टिव गियर जो था उन्होंने लेना था। लेकिन उसमें क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आला सतह पर प्राइम मिनिस्टर लेवल तक, आपको 2 मिसालें देता हूँ। देखिए, जो हमारे साइंटिस्ट थे
उन्होंने जब कभी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल था उसको ब्रीच किया तो दे हैड टू रिजाइन। सीनियर जो साइंटिस्ट थे हमारे, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, गवर्नमेंट के एडवाइजर्स, उनको रिजाइन करना पड़ा और 2 बंदे थे ऐसे, और भी बहुत सारे लोग थे बाहर। लेकिन जो पॉलिटिकल नॉन इलेक्टेड एडवाइजर था प्राइम मिनिस्टर का, डोमिनिक जो था, उसने बंदे ने, अल्लाह के बंदे ने बिल्कुल इस्तीफा दिया ही नहीं, और हुकूमत उसकी पूरी की पूरी जो है वो सपोर्ट करती रही। और ये डोमिनिक कमिंग का जो मामला था ये इतना सीरियस हो गया कि पूरी पार्लियामेंट में इसको कितनी दफा उठाया गया। लेकिन अब यहाँ पर भी वो मायार नहीं रहा कि जब कोई गलती होती है तो लोग फौरन इस्तीफा देते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो मायार भी गिरता जा रहा। अच्छा, आपसे जब बात हुई थी तो वो हम डिस्कस कर रहे थे, आपने ये भी बताया कि आपके अपने गालिबन बेटे जो हैं वो भी डॉक्टर्स हैं, तो N95 मास्क जो है वो अब जाके उनको प्रोवाइड किया गया। तो जो PPEs जो हैं, जो पाकिस्तान में बड़ा शोर मचाया जाता है कि प्रोटेक्टिव किट्स डॉक्टर्स को नहीं दी जा रही, तो वहाँ पे सूरत हाल क्या है? हेल्थ डिपार्टमेंट जो है और जो फैसिलिटीज हैं, जरा उसके बारे में भी बताइएगा साहब। देखिए जी, जो डॉक्टर्स, बिलीव मी कि डॉक्टर्स बेचारे, उनको पब्लिकली आकर ये अनाउंस करना पड़ा कि हमारे पास प्रोटेक्टिव जो है वो इक्विपमेंट नहीं है, तो हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मुहैया किए जाएं। और उसके ऊपर जुल्म ये हुआ कि जो बेम के लोग हैं, जो ब्लैक, एशियन और माइनॉरिटी एथनिक के जो लोग हैं, जो काले और ब्राउन लोग हैं, जो पाकिस्तानी या एशियन लोग हैं, उनकी अमवात की शरह बहुत ज्यादा हो गई, अवाम में भी और जो प्रोफेशनल लोग थे उनके अंदर भी। अब उसकी एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्यों नहीं दिए गए लोगों को, और अगर दिए गए हैं तो क्या वुड दे स्कोप दैट प्रेशर, वर दे डिजाइंड फॉर दैट काइंड ऑफ पेंडेमिक? वो नहीं थे। और लोगों ने कई दफा देखा कि बिल्कुल कसमपुरसी की हालत में वो लोगों को ट्रीट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे सबसे ज्यादा हाई रेट है हमारे मेडिकल स्टाफ की अमवात का। ठीक, अच्छा, इसमें इम्तियाज साहब, मैं और आप भी डिस्कस कर रहे थे जो ब्राउन और ब्लैक कम्युनिटी है उसके बारे में, क्योंकि ताहिर साहब पाकिस्तान के अंदर तो हमने देखा कि लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, जो SOPs बताई जा रही हैं, उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या जो एशियन कम्युनिटी है वो किस तरह से, उनका बिहेवियर कैसा रहा है थ्रू आउट लॉकडाउन, SOPs को फॉलो करने के हवाले से, जरा थोड़ा सा वो भी बताइए। ये देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी लोग हैं, बिलखुसूस जो हमारी मसाजिद थी, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट इस पर स्टैंड लिया है। अच्छा। उन्होंने, हालांकि हमारे उलमा काफी इस बारे में जो है वो परेशान भी थे कि मसाजिद को बंद कर देने से रमजान कैसे गुजरेगा, तरावी कैसे होगी, लेकिन उलमा की कमेटी ने ये फैसला कर लिया कि मसाजिद को बंद रखना है। और मसाजिद, आप यकीन कीजिए, अभी तक बंद है। यहाँ पर अभी तक मसाजिद बंद है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हुकूमती इदारों का बहुत साथ दिया है इस लॉकडाउन को बरकरार रखने में, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि जब यूं ही हुकूमत ने पिछले मंडे को बाजार खोले हैं तो यकीन कीजिए कि रात को लोगों ने जाकर वहां पर टेंट लगा लिए बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर, ताकि सुबह जाकर वो 2 पाउंड की या 4 पाउंड की टी शर्ट खरीदनी है तो वो जाकर सस्ती वो ले सके। और लोगों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे, उनमें पाकिस्तानी या एशियन तो मुझे कोई नजर नहीं आया बिल्कुल। हाँ, उसमें गोरे थे या काले थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, बिलखसूस जो यहाँ के जो मुसलमान लोग थे, उन्होंने हुकूमती इदारों का इसमें बहुत अहम तरीके से साथ दिया है। और मसाजिद से अवाम में अवेयरनेस भी क्रिएट की गई है। जो पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी अवेयरनेस क्रिएट की और लोगों को खाने पहुंचाए, रिगार्डलेस ऑफ किसी का रिलीजन, कोई मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ज्यू है, हिंदू है, सिख है, तमाम को उन्होंने खाने पहुंचाए। तो पाकिस्तान आपके वक्त के लिए बड़ा ही खुशाइंद है और बड़ी ही जबरदस्त आपने बात की कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसका बड़ा अच्छा बिहेवियर रहा है। लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी इम्तियाज साहब, अगर आप कर दें, क्योंकि वक्त बहुत कम है, फिर हम वाइंड अप करेंगे। नहीं, इसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए, हमारे उन पाकिस्तानियों के लिए जो हर वक्त शोर गौगा किए रखते हैं हुकूमती इकदाम के हवाले से, काफी एक लेसन है कि चूंकि ये वबा आई है उसकी वजह से वसाइल कम पड़ गए, चाहे माली वसाइल थे चाहे दूसरे मादी वसाइल थे, तो उसमें इवन बरतानिया जो कि सबसे पुरानी जमहूरियत है, बहुत अमीर मुल्क है, वहां भी
یہ مسائل دیکھنے کو آئے، بلکہ شاید پاکستان سے زیادہ مسائل وہاں پہ دیکھنے کو آئے، اور جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ تھا وہ ڈاکٹروں کو بہت دیر سے ملا، کیونکہ جیسے بتا رہے تھے تو قریش صاحب کہ اگر وہ ذرا جھوٹ بولتے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر اسٹیٹ آف پریپیئرنیس وہ نہیں ہو سکی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر یہاں پہ کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس کی تعریف کریں، کمی ہے تو اس کی نشاندہی کریں، اور ہر وقت یہ تنقید برائے تنقید نہ کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آخر میں امتیاز صاحب ایک بڑی زبردست ویڈیو ہمارے پاس ہے جو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ہم پلے کریں. جنید اگر کائنڈلی آپ پلے کریں، اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے ساتھ ساتھ. اس میں ناظرین آپ ابھی دیکھیں گے یہ ویڈیو پلے ہوتی ہے تو اس میں ایک ریچ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، اور یہ ایک آپ دیکھیے یہ ریچ جو ہے اس کو نظر آتا ہے ایک ٹریفک کون ہے جو عام طور پہ سڑک کے کناروں پہ یا سڑک پہ کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کو رکھا جاتا ہے روڈ سائڈ پر، اور یہ اس کو اٹھا کر اس کو یہ باقاعدہ سیدھا کر رہا ہے. امتیاز صاحب اس پہ کائنڈلی اگر ایک کامنٹ کر دیں کہ یہ جانور ہے اور جانور کو بھی جس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے تو اکارڈنگلی اسی طرح سے ایکٹ کرتا ہے، تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. انسانوں کی اگر ٹریننگ صحیح ہو تو میرے خیال میں انسان بہت بہتر کام کر سکتا ہے. ہمیں ان سے جانوروں سے بھی سیکھنا چاہیے. امتیاز صاحب جی بالکل سیکھنا چاہیے. اس میں دیکھیے جو ابھی تو قریشی صاحب کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی کہ لندن میں یا برطانیہ میں چونکہ لوگ قانون پسند ہیں، وہاں پہ سزا بھی ملتی ہے، لازمی سزا ملتی ہے. اسی وجہ سے جتنی مسلمان کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی ہے، انہوں نے مکمل طور پہ حکومت کا ساتھ بھی دیا. انہیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ نے حکومت کا ساتھ نہ دیا تو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اسی نوعیت کے کام یہاں بھی ہونے چاہیے. اگر حکومت نے بتا دیا کہ آپ کو یہ ایس او پیز ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے، پھر لوگوں کو اس پہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بائی پاس کرنے کے راستے تلاش کریں، شارٹ کٹ تلاش کریں. ہمارے یہاں یہ بڑا ایک رجحان ہے کہ لوگ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور پھر ایک نظیر یا مثال بنتی ہے اس کی وجہ سے. تو ایک بڑا اچھا سبق ہے یہ جو اس ویڈیو میں آپ نے دکھائی، لوگ ہمارے ناظرین نے دیکھا کہ اگر آپ کو ایک پیمانہ، ایک روڈ میپ دے دیا گیا ہے تو اس کے اوپر آپ چلتے رہیں تاکہ دوسروں کا راستہ بند نہ ہو، دوسروں کے لیے عدم سہولت نہ ہو. بالکل صحیح. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کا. ناظرین چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس پازیٹیو نوٹ پہ ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ اچھی بات اور اچھی چیز اگر کہیں پہ بھی ہمیں نظر آئے، کسی سے بھی اگر ہمیں سیکھنے کو ملے تو اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مشل بخاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
शेर दिल मसीहाओ, सी रहे हो सब खाओ, तुम हमारे मौसम हो। जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो तुम तन्हा, रात हो भले दिन हो, तुम हमारे मौसम हो। शेर दिल मसीहाओ, भूल कर तुम अपने गम और दुख अजीजों के, पास हो मरीजों के, तुम हमारे चारागर, दर्द की दवा हो तुम, खौफ की शिफा हो तुम, अमन की अबा हो तुम, चैन की रिदा हो तुम। हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहाओ। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर, तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहाओ। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो, सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो, कौम को न रोने दो। तुम हमारे हीरो हो, आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जजा पाओ, शेर दिल मसीहाओ, शेर दिल मसीहाओ।